अपने रे ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्लेन मिरर्स पढ़ लिया था, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर जो है किसी स्फेयर को काट के बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये दो तरह के होते हैं, या तो कॉन्वेक्स या तो कॉनकेव, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास एक स्फेयर है, इसको हमने बीच से काट दिया और उसको हम बनाएंगे मिरर। ये मिरर जो इमेज फॉर्म करेगा उस इमेज की इंटेंसिटी इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ठीक है। एरिया मतलब ये जो सरफेस है इसका एरिया, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर को हम d/2 लिख देंगे, तो ये d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसका मतलब ये हो जाएगा d²/4। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज इस टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये पाई और 4 कांस्टेंट ही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंटेंसिटी जो है डायामीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब हम बात कर लेते हैं मिरर के फोकल लेंथ और साथ साथ उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की और उनके बीच के रिलेशन की। तो जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है r-r/2 cos थीटा। यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो मैं बता देता हूँ क्या है। जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई कॉन्केव मिरर हम लेट कर लेते हैं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये कोई यहाँ से लाइट रे आ रही है, ये नॉर्मल से जो एंगल बनाती है ना वो थीटा हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये थीटा जो, पहली बात तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और जनरल केसेस में एक पहले हम ये बताते हैं कि मार्जिनल रेज क्या होती हैं और पैराक्सियल रेज, पैराक्सियल, ठीक है। तो मार्जिनल रेज के लिए जो थीटा होता है वो 5 से लेके 7 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन पैराक्सियल के लिए ऐसा नहीं है। पैराक्सियल जो है बहुत छोटा एंगल होता है, ठीक है, 5 या 7 से भी छोटा एंगल, तो पैराक्सियल रेज होती है वो। अब जब पैराक्सियल रेज होंगी तो उनके लिए हम थीटा को मतलब नियरली 0 पुट कर देंगे, जिसके बाद हमारा जो कॉस थीटा है वो हो जाएगा 1। तो बाद में जो हमारा पैराक्सियल रेज वाले के लिए फॉर्मूला बनेगा वो है F=r-r/2, जिसका मतलब है F=r/2। ये है जनरल फार्मूला फॉर फोकल लेंथ, ठीक है। अब क्या होता है कि जो मार्जिनल रेज होती हैं, ठीक है, मार्जिनल रेज जो होती हैं उनके कारण जो इमेज है, ठीक है, वो डिस्टॉर्टेड बनती है, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन ऑफ इमेज हम लिख लेते हैं, मार्जिनल रेज के वजह से होता है डिस्टॉर्शन ऑफ इमेज, ठीक है, डिस्टॉर्टेड सी बनती है इमेज थोड़ी। और इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्फेरिकल मिरर्स की जगह, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स की जगह हम यूज़ कर सकते हैं पैराबोलिक मिरर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन की। तो इसके कुछ डायग्राम्स हैं जो हमने 10th में पढ़े थे, तो मैं उनको फटाफट से बना देता हूँ, ठीक है। पहले हम बात करेंगे फॉर कॉनकेव। तो यहाँ पर हमने डायग्राम्स बना लिए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जब हमारी जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो इन्फिनिटी पे हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम ऐसे दिखाते हैं, जब वो इन्फिनिटी पे होगा तो इसकी रेज सपोज यहाँ से पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये आपने 10th में पढ़ा होगा कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है। और ये पॉइंट पोल होता है, ये पॉइंट फोकस, और ये पॉइंट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और ये इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और हमने पहले देख ही लिया कि फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, ठीक है। तो हम वापस इस पर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से ये जो सारी रेज हैं ये फोकस से पास करती हैं, जो जो रेज पैरेलल होती हैं फोकस से पास करती हैं। तो हमारी इमेज यहाँ पर बनेगी, एक सेकंड, फोकस पर बनेगी, ठीक है। तो ये इमेज जो है हाईली डिमिनिश्ड है और रियल और इन्वर्टेड है। अब इस केस में हम बात करें जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, मतलब सी के भी पीछे है, एक रे हम इसके ऐसे निकाल देंगे, एक रे इसकी ऐसे निकाल देंगे, और एक रे हम इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल देंगे ऐसे। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो वापस ट्रेस कर लेती है अपने पाथ को, ठीक है, रिट्रेस कर लेती है। तो इसकी जो इमेज है वो यहाँ बनेगी, ठीक है, यहाँ पे। तो ये मतलब डिमिनिश्ड है और रियल और इन्वर्टेड इमेज है। अब अगले केस की हम बात कर लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो सी पे ही रखा होता है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, जो इमेज है वो भी सी पे बनेगी और वो रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। नेक्स्ट केस में हम देख लेते हैं सी और एफ के बीच में होगा। तो इस केस में हमारी इमेज जो है बियॉन्ड सी बनती है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत हो गया। इस केस में हमारी इमेज जो होती है वो सी से भी पहले बनती है, बियॉन्ड सी बनती है, और इनलार्ज होती है, वो इमेज इनलार्ज होती है, ठीक है, बड़ी होती है साइज़ में, और साथ ही साथ वो रियल एंड इन्वर्टेड भी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में हम बात कर लेना, फोकस पे रखा होता है। तो एक रे तो हम ऐसे निकाल देंगे, ठीक है, और एक रे हम सी से पास करा देंगे, ठीक है। तो इस केस में हम पाते हैं कि जो रे है वो इन्फिनिटी पे मीट करती है, जिसका मतलब यह है कि इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी, ठीक है, इमेज एट इन्फिनिटी।
और जो इमेज है वो हाईली इनलार्ज्ड होगी क्योंकि ऑब्वियसली उसका साइज़ बहुत बड़ा होने वाला है, और रियल और इन्वर्टेड होगी। फिर अगले केस में बात करते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। तो इस केस के अंदर एक रे हम यहाँ से निकाल देते हैं, एक रे हम यहाँ से निकाल देते हैं, फिर एक रे यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये जो रेज है ना, ये कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये मतलब इनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है बीच में से, तो ये मिलेंगी तो मिरर के पीछे मीट करती हैं, ठीक है। और इसी वजह से हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। और ये जो इमेज है वो इनलार्ज्ड भी है, ठीक है, इनलार्ज्ड। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास सपोज यहाँ पे, ठीक है। इसका पोल यहाँ पे होता है, फोकस यहाँ पे होता है, आर यहाँ पे, सॉरी सी यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब हाँ, एक चीज़ साइन कन्वेंशन की हम बात कर लेते हैं। जो रेज की डायरेक्शन में जितनी भी हम डायरेक्शन लेते हैं ना, वो सारी पॉजिटिव होती है और पोल से लिए जाते हैं सारे डिस्टेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो इसकी फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा पॉजिटिव। लेकिन अगर कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव और आर भी नेगेटिव, ठीक है। और यू हमेशा नेगेटिव लेना होता है, ठीक है, क्योंकि पोल हमेशा ऑब्जेक्ट तो यहीं रखा होगा ना, तो पोल से जब इसको मेजर करेंगे तो पीछे की तरफ जाएगी डायरेक्शन, तो इसलिए माइनस लगाते हैं यू में, ठीक है। हाँ, तो सपोज़ हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे है, इसकी हम एक रे यहाँ से पास करेंगे, ठीक है, और ये मतलब रेस को डाइवर्ज कर देगा, ओके। तो ये अपीयर्स टू मीट यहाँ पे, एक रे फिर हम यहाँ से पास कर देंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज्ड इमेज बनाएगा एट फोकस। कॉन्वेक्स मिरर के सेकंड केस में हम देख लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट है हमारा पोल से थोड़ा पास होता है, यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे एक रे तो हम इसकी सी से निकाल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और एक रे यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और वो फोकस से जाएगी। तो यहाँ पे हमारी कहीं इमेज बनेगी, ठीक है, और ये वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, ठीक है। तो बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इमेज फॉर्मेशन के। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं मिरर फार्मूला की। तो मिरर फार्मूला जो होता है हमारे पास वो ये होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये सारे डिस्टेंसेस जो हैं हमें पोल से मेजर करने हैं, ठीक है, पोल से मेजर करने हैं। और हाँ, बस यही है। अब आगे बढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन पे। तो मैग्नीफिकेशन में हम देखते हैं कि इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक तो होता है ट्रांसवर्स या लेटरल जिसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट ऐसे रखा होता है, तो ये केस है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का। फिर जो एरियल मैग्नीफिकेशन होता है, इसको हम ए लिख लेते हैं। तो इसके अंदर हम पूरा एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसका एरिया, उसके एरिया का मैग्नीफिकेशन होता है, इसको हम आगे देखेंगे। फिर होता है लॉन्गिट्यूडनल, हमने कोई ऑब्जेक्ट मतलब सपोज ऐसे रख दिया तो इसका मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो ये सब केसेस हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन की। तो इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे -v/u, और इसका एक फॉर्मूला होता है f/f - u, और एक होता है f-v/f। तो ये सारे फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट हैं मैग्नीफिकेशन के। तो हाँ, यही फॉर्मूले थे। अब एरियल मैग्नीफिकेशन की हम बात करें तो सपोज हम यहाँ पे ये है, ऐसा कुछ है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज हम सपोज यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो एक स्क्वायर टाइप है जिसकी ब्रेथ है b0, l लेंथ है l0, इसकी bi और li ले लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा u, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एरियल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हम करेंगे तो हमें मिलेगा m एरियल = li/bi/l0 b0। और एक और चीज़ हमें मिलती है कि m ट्रांसवर्स जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, bi/b0 और li/l0। अब हम इनके बीच का अगर रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करें तो जो एरियल मैग्नीफिकेशन है वो स्क्वायर है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का, ठीक है। लेंथ का अलग एक बार कर लेंगे और ब्रेथ का अलग, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास एरियल मैग्नीफिकेशन का आएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल की। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, इसके अंदर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, सपोज यहाँ हमारे पास फोकल लेंथ यहाँ ले लेते हैं थोड़ा, ये f और ये हमारा c। सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, वो c पे रखा हुआ है और एक एंड उसका c पे है और एक एंड यहाँ पे है। तो ये जब अपनी इमेज बनाएगा तो इसकी ये वाले पार्ट की इमेज जो है वो c पे ही बनेगी। मान लेते हैं कुछ ऐसी सी इसकी इमेज बन गई, ठीक है। तो इसके ये वाला पार्ट को हम u1 मान लेते हैं, ये वाले पार्ट को हम u2 मान लेते हैं, और इस इमेज का u2 और इस पार्ट को, जो इमेज का पार्ट हम ले रहे हैं, तो इसको हम v1 मान लेते हैं, इसको हम v2 मान लेते हैं। तो इमेज का u2 और ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज का v1 और ऑब्जेक्ट का जो u2 है वो सेम है, तो इनको हम सेम भी लिख सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है
अपना लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो कि है अपना सबसे पहले तो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ इमेज, सॉरी साइज़ ऑफ इमेज बाय साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, साइज़ ऑफ इमेज बाय साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास साइज़ ऑफ इमेज क्या आएगा, साइज़ ऑफ इमेज अगर हम देखें तो वो होगा V2 माइनस V1। हम सारी चीज़ें मॉड में ले लेते हैं। ठीक है, तो साइज़ ऑफ इमेज ये है, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट है U2 माइनस U1। ठीक है, इसका भी मॉड ले लेते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा V2 माइनस V1 बाय U2 माइनस U1। अब एक केस की बात कर लेते हैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट साइज़ का है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही स्मॉल साइज़ का है। ठीक है, साइज़ ऑफ इमेज को हम मान लेंगे DV, साइज़ ऑफ इमेज को हम DV मान लेते हैं सपोज। तो इसको जब हम डिराइव करेंगे अच्छे खासे मेथड से तो फिर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आएगा V² बाय U², इसका पूरा मॉड। ठीक है, तो अब हम एक बार मैग्नीफिकेशन वाले टॉपिक को फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन की, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है ये सारे। ठीक है, फिर एरियल मैग्नीफिकेशन की जिसके अंदर हम पूरे एरिया को मैग्नीफाई कर रहे थे तो उसका मैग्नीफिकेशन देख रहे थे। तो हमारे पास इसका ये फॉर्मूला निकल के आया और ये फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, फिर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का हमारे पास ये फॉर्मूला आया। और अगर बहुत छोटी साइज़ की इमेज है तो छोटे साइज़ का ऑब्जेक्ट है सॉरी, तो उसकी मैग्नीफिकेशन जो होगी लॉन्गिट्यूडनल उसका फॉर्मूला ये है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। ठीक है, हमने प्लेन मिरर में भी वेलोसिटी ऑफ इमेज देखी थी, कुछ वैसा सही सीन है यहाँ पे। तो सपोज हम पहला केस ले रहे हैं, इसमें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो सपोज हम कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास F है, छोड़ो F की तो ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको O मान लेते हैं, तो ये VO से आगे बढ़ रहा है सपोज। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे हम देखें तो पॉजिटिव होगी यहाँ से। ठीक है, इस डायरेक्शन में है। खैर हमें अभी वो सब नहीं देखना, अब हम इसका ना फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, मतलब अगर हम VI फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, सपोज यहाँ पे हमारा मिरर भी मूव कर रहा है VM से, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है हमें। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का रिलेशन यहाँ पे हमें ऐसे मिलेगा VIM, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स माइनस MT का स्क्वायर, MT यानी ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर, और VOM मल्टीप्लाई में। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है। VIM को हम ऐसे भी लिख सकते हैं VI माइनस VM, ये सब तो रिलेटिव वेलोसिटी का है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास ये बन के आता है, इसको हम याद कर सकते हैं। अब अगले केस की हम बात कर लेते हैं, केस नंबर 2, जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम यहाँ एक मिरर ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा जो है सपोज ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मिरर भी कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला आएगा VIM इक्वल्स टू M ट्रांसवर्स और यहाँ पे VOM। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, ये फॉर्मूला हो गया जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट छोटे से टॉपिक की ओर जो कि है न्यूटन्स फार्मूला। ठीक है, तो न्यूटन्स फार्मूला बस एक फार्मूला सही है। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, कनकेव, यहाँ पे F, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ बन रही है, फोकल लेंथ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम ले रहे हैं x1 और फोकल लेंथ से ही इमेज की डिस्टेंस को हम मान रहे हैं x2। तो यहाँ पे हमारे पास ये मिलेगा, ये रिलेशन आता है कि फोकल लेंथ का स्क्वायर इक्वल्स x1 इंटू x2। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, x1 x2 का रूट इक्वल्स फोकल लेंथ। बस यहाँ पे हमें ये बात का ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन का यूज़ नहीं करना। ठीक है, साइन कन्वेंशन का यूज़ मत करना। तो ये हमारे पास बस एक न्यूटन का छोटा सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है स्फेरिकल मिरर्स का। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जो कि है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब हमारी लाइट रे एंटर करती है, ठीक है, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मीडियम चेंज होता है लाइट का। ठीक है, तो इसकी स्पीड पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, स्पीड पे स्पीड चेंज होती है इसकी। दो तरह के मीडियम होते हैं, रेयरर और डेंसर। ठीक है, रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। तो हम यहाँ पे एक केस ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा इंटरफेस है, दो मीडियम के बीच का पार्ट है। ठीक है, मतलब ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, ऊपर हम मान लेते हैं एयर, नीचे हम मान लेते हैं कोई भी मीडियम से वाटर मान लेते हैं। तो हमारी लाइट रे यहाँ से आ रही है। एयर जो होता है रेयरर मीडियम होता है, ठीक है, वाटर डेंसर। तो जब लाइट रे मूव करेगी रेयरर टू डेंसर मीडियम में, तो ये बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल।
ठीक है, ये एंगल हमारा आई है और ये एंगल जिससे बेंड हुई है यहाँ पर, तो ये वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है और ये एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि हमने पहले ही बता रखा है। एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम देखें तो क्या होता है, आर प्लस डेल्टा बराबर होगा आई के। तो इस हिसाब से हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आ जाता है आई माइनस आर। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमारे पास पहला लॉ तो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन। और सेकंड हमारा स्नेल्स लॉ है, जो आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। साइन आई बाय साइन आर का जो रेशियो है ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये स्नेल्स लॉ है, इसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो ये बराबर होता है एन के, या फिर हम इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, हाँ, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो ये यूनिटलेस है, यूनिट नहीं है इसकी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है, ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसको हम सी मान लेते हैं, और ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। ठीक है, इसको हम एन से नोट कर लेंगे ईटा से। अब हमें बस ये याद रखना है, जो वाटर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 4/3, और जो ग्लास का है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2। ठीक है, एक बात हम और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि लाइट रे जो है, जब उसका मीडियम चेंज होता है, ठीक है, मीडियम जब उसका चेंज होता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ना सोर्स पे डिपेंड करती है हमेशा। ठीक है, लेकिन मीडियम चेंज करने से हमारा वेवलेंथ पे फ़र्क पड़ेगा, और साथ ही साथ वेवलेंथ के साथ वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ेगा। ओके, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डायमंड का भी रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन डायमंड, तो डायमंड का होता है 2.42 समथिंग। ठीक है, हम जब वो फॉर्मूला देख रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का C/V, तो हमने ये पढ़ा है C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा एयर बाय लैम्डा इन मीडियम, यहाँ से म्यू कट जाएगा, तो ये लैम्डा एयर बाय लैम्डा मीडियम हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, N1 हम मान लेते हैं यहाँ पे। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास एक लाइट रे आ रही है जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इस मीडियम का 2 N2। ठीक है, तो N1 जो है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है यहाँ पे हमने। तो एब्सोल्यूट क्या होता है, C/V1, मतलब फर्स्ट मीडियम में स्पीड, और N2 हमारा क्या हो जाएगा इसी प्रकार से C/V2। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको हम डिनोट करेंगे सपोज N21 या फिर N12। पहले हम N21 का केस लेते हैं, जिसका कि मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, तो N21 या N21 को हम कैसे लिखेंगे, आप बस ये याद रख लो कि जिसके रिस्पेक्ट की बात हो रही है वो नीचे आएगा। ठीक है, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है, तो 2 को हमने ऊपर लिखा है, 1 को नीचे लिखा है। सिमिलरली अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N12 है, तो विद रिस्पेक्ट टू 2 है, तो हम 2 को नीचे रखेंगे, N1 को ऊपर रखेंगे। तो ये हो गया सिंपल सा फॉर्मूला इसका। हाँ, और N21 जो है वो इन्वर्स है N12 का। अब जो हमने पहले स्नेल्स लॉ पढ़ा था, तो हमने देखा था साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। साइन आई बाय साइन आर, सपोज हम यहाँ पे केस ले लेते हैं, यहाँ पे लाइट रे ऐसे आ रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम। ठीक है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट वाला है N1 और इसका है N2। ठीक है, तो यहाँ पे साइन आई बाय साइन आर जो होता है वो इक्वल होता है N/2/N1। इसको इजीली आप याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो, N1 साइन आई इक्वल्स टू N2 साइन आर। N2 यहाँ पे हमारा वो वाला मीडियम है जिसके अंदर लाइट रे बाद में गई है। ठीक है, तो N1 पुराना मीडियम, तो N1 साइन आई इक्वल्स N2 साइन आर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको हम याद रख लेंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू
ग्लास स्लैब, ठीक है, इसकी मैं डेरिवेशन नहीं करूँगा, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे, थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, ऐसे ही आपने टेंथ में पढ़ा भी होगा। ये हमारे पास नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे थोड़ी सी झुक जाएगी नॉर्मल की तरफ, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ग्लास है क्योंकि, ठीक है। जिस एंगल से यहाँ पे घूमी है इसको हम मान लेंगे एंगल, मान नहीं लेंगे एक्चुअली, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये यहाँ से डेविएट हुई है तो इसको हम मान लेंगे डेल्टा 1, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन 1। फिर यहाँ पे ये वाली जो रे है इसके लिए बनाएगी अपना एंगल, ठीक है। फिर ये यहाँ से डेंसर से रेयरर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा, ठीक है। ये वाला एंगल जो है एंगल ऑफ इमरजेंस है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एंगल जो होगा इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह एक्ट करेगा। तो और इस रे को हम बोलेंगे एमर्जेंट रे, ठीक है। तो अब हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हम इसको ऐसे अगर स्प्रेड करें और एमर्जेंट रे को भी ऐसे दिखाएं, तो ये जो हमारी, एक सेकेंड, हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे वापस से शिफ्टिंग हुई है, ठीक है, डेल्टा 2 की, डेल्टा 2 फिर से यहाँ पे इंसिडेंट रे शिफ्ट हुई है। जब हम डेल्टा नेट निकालेंगे, नेट डेविएशन, तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 डिराइव करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये इक्वल है। तो जिसका मतलब है एक हमारे पास क्लॉकवाइज है, ये हमारा क्लॉकवाइज है डेल्टा 1, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो जब हम इनका समीशन करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो एक को हम सपोज क्लॉकवाइज को प्लस मान लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस मान लेते हैं, तो जिसके बाद हमारे पास नेट डेविएशन आएगी 0, ठीक है। तो अब हम इधर देख रहे थे कि यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है लाइट रे का, लाइट रे ऐसे आ रही थी, एक सेकेंड, लाइट रे ऐसे आ रही थी, लेकिन ऐसे आने की जगह ये जब ग्लास स्लैब से पास हुई तो ये ऐसे जाने लग गई, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम डी से डिनोट कर देते हैं, ओके, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट का एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसकी बहुत अच्छी खासी डेरिवेशन है। तो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम इसको डी मान रहे थे, तो ये बराबर होता है टी इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। तो ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे जो टी है ये है थिकनेस, ठीक है। टी हमारे पास क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है, ये है टी। तो अब हम बात कर लेते हैं किस किस पर डिपेंड करता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से कि हम देख ही सकते हैं थिकनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है, एंगल आई पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अब हम अगला टॉपिक जो है हमारा वो है एपरेंट डेप्थ, ठीक है। इसका बस छोटा सा एक रूल है कि जैसे कि हमारे पास कोई यहाँ पे बीकर है, इसके अंदर हमने पानी भर रखा है, यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं एक सिक्का है 5 रुपये का, ठीक है। तो अब जब ऑब्जर्वर इसको ऊपर से देखेगा तो इसको इसकी डेप्थ जो है ना थोड़ी कम दिखाई देगी, ठीक है, एक्चुअल से इसको जो ऑब्जेक्ट है यहाँ दिखाई देगा। अब वो कैसे होता है हम देख लेते हैं, ठीक है। ये ऑब्वियसली होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो सपोज हम इसको ऐसे देख रहे हैं तो एक लाइट रे तो हमें ऐसे मिलेगी, ओके, और जो इसकी सेकेंड लाइट रे सपोज ये ऐसे जा रही थी, अब यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट करेगी। इस केस में रिफ्रैक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लाइट रे जो है वो नॉर्मल के साथ साथ ही आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हुआ इस केस में। लेकिन जब इस वाली रे की हम बात करेंगे तो ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। जब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी तो जो ऑब्जर्वर है उसको ये ऑब्जेक्ट इधर अपीयर होगा, ठीक है, यहाँ से जो ब्लू से दिखाया है, तो ये ऑब्जेक्ट इसको यहाँ अपीयर होगा। अब ये जो मान लेते हैं पुरानी डेप्थ जो थी ऑब्जेक्ट की वो कैपिटल एच थी, अब ये जो नई छोटी वाली डेप्थ है ये स्मॉल एच है, इसी को हम कह रहे हैं एपेरेंट डेप्थ, ठीक है, इसी को हम एपेरेंट डेप्थ कह रहे हैं। तो ऑब्जर्वर को जो है किसी पॉन्ड की जो गहराई है, किसी स्विमिंग पूल की या पॉन्ड जो भी है, वो एक्चुअल से थोड़ी कम दिखाई देती है ऊपर से देखने पे, तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो अब हम इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो इसको डिराइव करने के बाद हमें फॉर्मूला मिलेगा एपेरेंट डेप्थ इक्वल्स टू कैपिटल एच बाई एन टू 1। ये फॉर्मूला इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कैपिटल एच और ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जहाँ पे ऑब्जर्वर है उस मीडियम का, डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये यही फॉर्मूला है, सेम ही है, ठीक है। इसको थोड़ा हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इमेज शिफ्ट की बात कर लेते हैं। इमेज शिफ्ट डेल्टा एस होता है। इमेज शिफ्ट में क्या था, जैसे हमारे पास ये था, कुछ ऐसा सिस्टम था अभी ऊपर, और यहाँ पे ऑब्जर्वर था, ओके, ये ऑब्जर्वर था यहाँ पे,
हमें ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिनल यहाँ रखा था, लेकिन ऑब्जर्वर को अपीयर यहाँ हो रहा था, ठीक है। तो ये डिस्टेंस था अपरेंट डेप्थ, ये था टोटल, मतलब टोटल इसकी ओरिजिनल वाली डेप्थ। तो इमेज शिफ्ट ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये है इमेज शिफ्ट। तो इमेज शिफ्ट को हम एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा एस इक्वल्स कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सिंप्लीफाइड आंसर ऐसा आएगा, ठीक है। टी हम यहाँ पे फुल डेप्थ को मान रहे हैं, ठीक है। इसको हम एच भी लिख सकते हैं, इसको हमने टी ले लिया यहाँ पे, चाहे तो हम इसको एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया इमेज शिफ्ट का। अब आगे वाले केसेस में हम इसको वेलोसिटी देंगे और इसको मूव कराएंगे। ये जो हमारा इमेज शिफ्टिंग है ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट से लेके ऑब्जर्वर के जो डिस्टेंस है उसके इंडिपेंडेंट होती है। जैसे कि जब हम ऐसा वाला केस देखते हैं, ये हम वाटर का सरफेस लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमें सरफेस से लेना होता है, ठीक है। ऑब्जर्वर तो हमारा ऊपर बैठा होता है ना, क्योंकि यहाँ पे, तो हमें सरफेस से डिस्टेंस लेना होता है ऑब्जेक्ट का। तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इमेज शिफ्टिंग का। सपोज़ हमारा ऑब्जर्वर यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पे वो, मतलब यहाँ पे हमने 3 स्लैब्स लगा दिए अलग अलग इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। फर्स्ट वाले का मान लेते हैं 4/3, सेकंड वाले का 1.5 है, थर्ड वाले का 2 है, और ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है। तो हमने देखा था ऑब्जेक्ट के कितना भी डिस्टेंस हो ऑब्जर्वर से उस पर फ़र्क नहीं पड़ता इमेज शिफ्टिंग पर। मान लेते हैं इसकी वजह से हुआ डेल्टा S1, इसकी वजह से हुआ डेल्टा S2, इसकी वजह से जो इमेज शिफ्टिंग हुई वो हुई डेल्टा S3, ठीक है। तो हम इमेज शिफ्टिंग पहले S3 वाले से निकाल लेंगे, थर्ड वाले की, ठीक है। मतलब जब ऑब्जर्वर उस मीडियम के थ्रू देख रहा होगा तो उसमें कितनी शिफ्टिंग आएगी, फिर इस सारी शिफ्टिंग को जब ऐड कर देंगे, सारी इमेज शिफ्टिंग को, तो हमें टोटल इमेज शिफ्टिंग मिलेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से इमेज कितनी शिफ्ट हुई, फिर इसकी वजह से इमेज कितनी शिफ्ट हुई, फिर इसकी वजह से, इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो हम इन सब का निकाल लेंगे एक एक करके। जैसे कि हम इनकी लेंथ भी दे रखी होगी L1, L2, L3, ठीक है। तो S3 वाले की हम 3 मान लेते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा L3 इंटू 1 माइनस 1/2, और यहाँ पे ऊपर ऑब्जर्वर का आता है तो ऑब्जर्वर को हमने एयर माना है तो वो 1 ही रहेगा, ठीक है। सिमिलरली हम S2 और S1 भी निकालेंगे, सबको ऐड करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। तो इस केस में फिर से हमें अपरेंट डेप्थ वाली चीज़ लेनी है। तो हमारे पास एक बीकर है, हमारा ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं मीडियम का सरफेस है, तो यहाँ पे हाँ ऑब्जेक्ट को हम यहाँ मान लेते हैं, और यहाँ पे इसकी सपोज़ इमेज बन रही होगी ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी हाइट पहले तो h मान लेते हैं, कैपिटल H। तो सरफेस जो है हमारा मूव कर रहा है, मान लेते हैं सरफेस की वेलोसिटी vs है, ये ऊपर या नीचे कहीं भी मूव कर सकता है, और इमेज और ऑब्जेक्ट की भी वेलोसिटी है, ठीक है। vo मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और vi मान लेंगे हम इमेज की वेलोसिटी। तो मतलब फिर हमें इनमें साइन कन्वेंशन भी लगाना है, जैसे ऊपर कोई डायरेक्शन होगी तो उसे प्लस मानेंगे, नीचे की तरफ माइनस। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा vi विद रिस्पेक्ट टू s, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, अपॉन 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इंटू वी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करके अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो कि है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, ठीक है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस में क्या है अभी देखते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, सपोज़ हमारे पास यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, ये पूरा वाटर से भरा हुआ है, ठीक है, किसी भी मीडियम से भरा हुआ है, वाटर मान लेते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइट सोर्स है, तो ये लाइट सोर्स जो लाइट एमिट करेगा, तो हमें एट द सरफेस ऑफ वाटर वो एक सर्कुलर रीजन की तरह दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाहर कोई लाइट रे नहीं आ रही, लास्ट वाली लाइट रे यहाँ से ऐसे गई होगी रिफ्रैक्ट होके, ठीक है। इसके बाद वाली जो लाइट रे होंगी वो सारी की सारी ऐसे ही चली गई होंगी मीडियम के, तभी तो हमें दिख नहीं रही, इसलिए हमें सिर्फ एक सर्कुलर रीजन ही दिख रहा है। इसके अलावा जो लाइट रे है या तो वो ऐसे होगी, ऐसे मतलब बिल्कुल सरफेस के साथ ही चली गई होगी, ठीक है, सरफेस की डायरेक्शन में, और या तो आगे का एक कॉन्सेप्ट है TIR, वो हो गया होगा, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस केस में इस सर्कल को हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। इस रीजन में हमें लाइट दिखाई देगी, ठीक है, लाइट, इस लाइट सोर्स की। तो इसका रेडियस फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है,
वो रेडियस होता है एच जो है इस पूरे मीडियम की हाइट है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है रेडियस का एच अपॉन अंडर रूट एन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन का होल स्क्वायर -1। तो ये है रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस निकालने का फॉर्मूला। अगर इसका एरिया पूछा जाएगा तो सिंपली हम इसका पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक्स हमारे ख़त्म हो गए। तो अगला हम टॉपिक की बात करेंगे जो कि है TIR, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और उसके बाद लेंस। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।